स्वागत करेंगे। आपकी तो मैचिंग हो गई है मैडम। हमारे बीच में उपस्थित हैं मोहन बहुगुणा जी, आप आइए। और हमारे पंजाबी के वक्ता हैं जसविंदर जी का वो स्वागत कीजिए। मैं तो परिवार का हिस्सा हूँ। जी जी जी। और एक हमारा जो डेकोरम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी इस कार्यक्रम में के द्वारा आए। थैंक यू। औपचारिकता समाप्त हमारा। नहीं किरण जी, आपका भी तो करना है, मैं ही कर देती हूँ आपका। अरुणा जी आइए, पूनम जी हैं, जोशी सर कर रहे हैं आपका। हाँ। आभार, आपका आशीर्वाद बना रहे सर सदैव। जी जी जी। और जो इंडो यूरोपीय परिवार की ही एक शाखा है और ये भारत की भाषाओं का हिस्सा है और इनका मूल जो है जो भारतीय भाषाओं के साथ जुड़ा हुआ है। इस सत्र की जो यहाँ की औपचारिक अध्यक्षता के लिए हमारे साथ इस सानिध्य है अनिल जोशी जी का। इस सत्र के विषय में कुछ बताने के लिए मैं उनको निमंत्रित करती हूँ। जैसा इतने बड़े सम्मेलन में और जिसमें 4 समानांतर सत्र चल रहे हों, कई अंतर विरोध होते हैं, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं कि कुछ सत्र शुरू हो गए हैं, कुछ सत्र अभी ख़त्म नहीं हुए हैं और कुछ सत्र जो है वो चाय की व्यवस्था जो है वो चाय के बारे में सोच रहे हैं कि चाय उनको मिलने वाली है। लेकिन इस बीच में हमने आग्रह करके इस सत्र को शुरू किया क्योंकि अभी और भी लोग इसमें जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसलिए शुरू किया कि ये सत्र जितना जल्दी शुरू हो जाएगा सब लोगों को उतना ही बात करने का अवसर मिलेगा। हम विशेष रूप से आभारी हैं आप लोगों के कि सब भाषाओं का मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो कश्मीरी है, चाहे वो डोगरी है, सब भाषाओं का, इतनी प्रमुख भाषाओं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। ऋषि बाकी लोगों को भी देखें, बाकी लोगों को भी देखें इस सभागार के लिए। तो हम जो अभी मैं एक सत्र में था जिसमें मराठी और गुजराती और सिंधी की बात हो रही थी। यहाँ जो सत्र चल रहा था उससे पहले उसमें दक्षिण भारत से मलयालम, तेलुगु, इन भाषाओं की बात हो रही थी और उससे पहले यहाँ पर तमिल की भाषा की बात हो रही थी। तो ये भारतीय भाषा सम्मेलन है और इसलिए विभिन्न भारतीय भाषाओं की चर्चा हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे 2 बहुत प्रमुख लोग जसविंदर जी और किरण जी इस सत्र का संयोजन कर रहे हैं और हमारे सहयोग से मोहन सिंह जी जो हैं, हमको पता चला कि वो दिल्ली में आने वाले हैं। हमने उनसे अनुरोध किया और वो खुद इतने चाहते थे कि मैं इसमें आ सकूं, तो उनका भी आना हमारे बीच में हुआ। रविंद्र जी से तो हमारा बड़ा निकट का संबंध है, वो आते ही रहे हैं और शम्स इकबाल जी का एक कार्यक्रम था लेकिन उस कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं समय निकालूंगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हम सोचते हैं कि अभी जो है इस सत्र के अंदर आपकी महत्वपूर्ण बातों को हमें सुनने का रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको प्रकाशित भी करने की हम व्यवस्था करेंगे और वीडियो भी हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मैं किरण जी से कहता हूँ कि इसको आगे चलाएं और मैं थोड़ा सा व्यवस्था देख। सत्र के बारे में बहुत विस्तार से बताने के लिए अनिल जी का आभार। जैसे कि उन्होंने बताया, हमारे बीच में हमारे बीज वक्ता जो हैं हमारे शम्स इकबाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनका कार्यक्रम एक और बुक फेयर में अभी आरंभ हो चुका है, लेकिन उनकी कमिटमेंट है और उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ, बहुत प्रभावित हूँ कि उनको याद है कि मैंने कहा मैंने वहाँ जाना है। तो मेरे सामने सर ने 2 बार फ़ोन किया कि मैं अभी आता हूँ। मैं बहुत ही संक्षिप्त में सर का परिचय दूँगी कि आप जो हैं PhD आपने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 1999 में किया है और आप प्रोजेक्ट कन्वीनर ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश उर्दू डिक्शनरी में आप कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जामिया उर्दू जो इंसाइक्लोपीडिया में हैं और PM युवा उर्दू एज प्रोजेक्ट हेड हैं और
संप्रति आप नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर हैं। आपकी सक्रियता सभी को प्रभावित करती है। आपको निमंत्रण है सर कि आप उर्दू भाषा के विकास और उसकी दशा और दिशा के विषय में हमें जानू करवाएं। जी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे आपने मौका दिया और एक ऐसे प्रोग्राम में आम तौर पर उर्दू के जो लोग होंगे वो बताएंगे कि मैं जनरली प्रोग्राम में जाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, जो एक कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल प्रोग्राम होता है। लेकिन चूँकि ये प्रोग्राम जो है बहुभाषीय है, मल्टीलिंगुअल है और ये मेरी दिलचस्पी का मौजू था। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ने मुझे याद किया इस मौके पर कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, हिंदी, नोइंग और तमाम जो ज़बानें हैं हमारी नॉर्थ की, उनके साथ बात करने का और सुनने का अवसर मिला। उर्दू के हवाले से चूँकि मुझे गुफ्तगू करनी है तो मैं बहुत संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूँ कि जो एक आम परसेप्शन है, जाहिर है कि मैं पीछे से क्या हुआ इसके बारे में गुफ्तगू करके अपना वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। एक आम परसेप्शन ये है कि उर्दू ज़बान का मुस्तक़बिल बहुत अच्छा नहीं है। दिस इज़ द परसेप्शन। मेरे ख़्याल में ये एक नेगेटिव परसेप्शन है। अगर आप देखें 21st सेंचुरी में उर्दू के जो लिखने वाले हैं या उर्दू ज़बान और साहित्य के हवाले से अगर आप देखते हैं तो वो एक उस पीरियड को जो गोल्डन पीरियड हुआ करता था आज़ादी के पहले, उसको इस वक्त आज की सूरत हाल जो है उस सूरत हाल में एक अच्छा प्लेटफॉर्म हर तरफ से मिला हुआ है, ख़्वाह वो सरकारी सतह पर हो या प्राइवेटली हो। हम ये देख रहे हैं कि उर्दू के लिखने वाले उर्दू ज़बान के अलावा दूसरी ज़बानों में भी ट्रांसलेट हो करके खुसूसी तौर पर हिंदी में और दूसरी ज़बानों में खूब पढ़े जा रहे हैं। ये इस बात को दर्शा रहा है कि हमारा जो अदब है वो अदब पुख्ता है, संजीदा है, उस पर वो तमाम बातें मौजूद हैं जो हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों में हैं। आपको अभी मैं चूँकि बुक फेयर से आ रहा था तो मैंने देखा कि एग्जैक्टली काउंसिल के सामने राजकमल का वो स्टॉल है। तमाम जो तस्वीरें मैंने देखी, उर्दू के बड़े नामवर लोग उस पे शामिल हैं जिनकी किताबें राजकमल या वानी ने की होंगी। जाहिर है कि स्क्रिप्ट को लेकर आप अगर डिस्कशन करें तो एक अलग इशू होता है, लेकिन ज़बान जो समझी जाती है, बोली जाती है, पढ़ी जाती है, उसके लिहाज से उर्दू को दूसरी ज़बानों के मुकाबले में सबकत हासिल है। हमारी सब भाषाएं हैं, हम सब भाषाओं की इज़्ज़त करते हैं, सबका आदर करना यह हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए। चूँकि हम एक मल्टीलिंगुअल इंडिया में रहते हैं तो हमें एक दूसरे से कंपटीशन इस लेवल पर होना चाहिए कि जिसको हम पॉजिटिव कंपटीशन कहते हैं कि आपने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान में हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों के अलावा जो भाषा हर जगह बोली पढ़ी समझी जाती है, जिसके डिफरेंट एकेडमीज़ हैं, अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप साउथ चले जाएं तो प्रॉपर मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम 1998 में आया था। उस वक्त वहाँ काम हो रहा है। उसके पहले भी दारुल तर्जुमा वगैरह खासा रहा है। इवन आप तमिलनाडु में चले जाएँ तो उर्दू के डिपार्टमेंट मद्रास यूनिवर्सिटी में मौजूद है। इसी तरह से आप महाराष्ट्र का पूरा एरिया आप चले जाएं तो जो साउथ वेस्ट है महाराष्ट्र का, उस इलाके में उर्दू मीडियम स्कूल की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर हम गवर्नमेंट का आंकड़े को सिर्फ देखें तो उसका आंकड़ा तकरीबन 25,000 स्कूल हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल हैं। तो इसका मतलब है कि देश में हर जगह, ख़ाह कश्मीर हो, जम्मू हो, पंजाब हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, साउथ का पूरा इलाका आप ले लें, तो इस तरह से उर्दू का जो एक आम परसेप्शन है कि उर्दू ज़बान के लिखने पढ़ने बोलने वाले सिमट रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। और इसीलिए बात मैंने बताई कि सिर्फ काउंसिल के पास इनरोलमेंट 1,58,000 है जिसको हम उर्दू स्क्रिप्ट सिखा रहे हैं। और चूँकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमें यह मौका प्रोवाइड किया है, तमाम भारतीय भाषाओं को एक अलग तरीके से देखने का एक नज़रिया हुआ है। और उसको अगर तमाम भाषा के लोग अगर चाहते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बातों का जिक्र किया गया है, अगर हम उसको सामने लेकर के अगर आएँ तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम भारतीय भाषाओं के एक जैसा समान
मौका मिला है। किसी को कोई भाषा को ज़्यादा और किसी को कम करके नहीं देखा गया है, बल्कि जो 8 शेड्यूल की जो हमारी लैंग्वेजेस है, जिसको हम इंडियन लैंग्वेजेस कहते हैं, आमतौर पर देखते हैं कि लोग कहते हैं भाई मेरी ये क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेजेस है। ऐसा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सबको भारतीय भाषा कह रहा है। हमें वो माइंडसेट पर आना होगा, चाहे जो भाषा हो, कश्मीरी हो या डोगरी हो या उर्दू हो या पंजाबी हो, हम क्षेत्रीय भाषा नहीं हैं, हम भारतीय भाषा। जब 8 शेड्यूल में ये कह दिया गया कि हमारी 22 भाषाएं हमारी अपनी भाषाएं, तो ये अगर उस कंसेप्ट से हम अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि तमाम भाषाओं के लिए अवसर बढ़ा है। और आप चूँकि सब यूनिवर्सिटी से भी जुड़े लोग होंगे, विद्वान होंगे, मैं तो एक एकेडमिक में उस लेवल का आदमी नहीं, बस क्लर्क हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये है कि तमाम भाषाओं के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बेहद मौके हैं, और हमें उम्मीद ये है कि तमाम भाषाएं एक साथ तरक्की करेंगी, आपस में मेल जोल के साथ जाएंगी। परस्पर विरोधी का जो एक ज़माना था वो अब ज़माना नहीं रहना चाहिए, सबको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें उर्दू को भी एक इम्कान है। उर्दू ने बहुत दिनों तक एक दूसरे से फ़ाइट किया। हमारी पुरानी पीढ़ी ने कहा कि हम जो बोल रहे हैं ये उर्दू नहीं है, तो आप जो है मगधी हैं। बिहार के लोगों की उर्दू कहते हैं दिल्ली वाले की बहुत साफ़ नहीं है। मैं कहता हूँ मेरी तो ज़बान मगधी है, मदर मीडियम तो मेरा, मैं चूँकि बिहार के उस इलाके से आता हूँ जो मगध के इलाका है। तो ये जो एक सोच होता है ना कि तलफ़ुज़ सही नहीं है, तलफ़ुज़ को ठीक करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों से अगर हट जाएं तो मुझे लगता है कि ज़बानों की तरक्की के रास्ते खुलते हैं। ज़बानों को अगर हम किसी भी सूरत में जकड़ दें ग्रामर से, तो आपका सबको पता है कि ग्रामर से जकड़ने के बाद उसका हश्र क्या हुआ। तो ये एक कुछ बातें थी। जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है तो आपको मैं बता चुका कि उर्दू के बड़े राइटर, ख़्वाह वो सैयद मोहम्मद अशरफ हों, खालिद जावेद हों, तारिक चतारी हों, मोहसिन ख़ान हो, इनको मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के दूसरी ज़बानों, एक ज़माना था राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो, इस पर चुकते पंजाब का बड़ा रोल रहा है। ये पंजाब में उसको उस लेवल पर कह रहा हूँ जो कश्मीर और वो हिमाचल, तमाम पूरा जो बड़ा इलाका था, इस पर उर्दू को काफ़ी फ़रोग़ मिला और उर्दू वहाँ पर काफ़ी फली फूली, और वहाँ से जो लोग टॉप क्लास के निकले उन्हीं को लोग याद कर रहे हैं। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आई है जिसमें मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, चाहे वो शायरी में फ़रहत एहसास को ले लें, नुमान शौक़ को ले लें, वसीम बरेलवी को ले लें, राहत इंदौरी को ले लें, लोग पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि उर्दू का फ्यूचर आने वाले दिनों में, चूँकि बाद की पीढ़ी भी जो लिख पढ़ रही है वो खासा अच्छा कर रही है। स्क्रिप्ट के लेवल पर भी अगर किसी देश में गवर्नमेंट का आंकड़े के मुताबिक 6 करोड़ लोग उर्दू बोलने वाले हैं मदर मीडियम, तो ये कम नहीं है। पूरे इंग्लैंड की आबादी 6 करोड़ होगी। तो अब ये जो एक कंसेप्ट होता है आमतौर पर कि भाई हम निगेटिविटी में चले जाते हैं और कहते हैं कि ज़बान को फ़रोग़ नहीं मिल रहा है। जिस इदारे को मैं सरबराह हूँ, दुनिया में इससे बड़ा इदारा नहीं है जो भारत सरकार की सरपरस्ती में चल रहा है। अपना फ़ंड तो नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से अगर देखें तो गवर्नमेंट भी प्रोजेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। यूनिवर्सिटी के सतह पर उर्दू पढ़ाई जा रही है, स्कूल की सतह पर उर्दू पढ़ाई जा रही है। कश्मीर में मैं गया था, चिनार बुक फेस्टिवल किया, वहाँ ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। वो एक ऐसा इलाका जो हमेशा डिस्टर्बेंस के तौर पर रहा। हम लोगों ने एक चिनार बुक फेस्टिवल 2024 में किया, फिर दूसरा 2025 में दिया। लोगों की एक भीड़ नज़र आई मुझे, और मुझे हैरत है कि उस जगह पर जहाँ पर लोग कहते हैं इकनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं, 60 लाख की हमने उर्दू की सिर्फ किताबें बेची। इसका मतलब रीडरशिप है। छोटी सी जगह आप जाके देखें AMU, अभी मैंने वहाँ बुक फेयर किया था, वहाँ 75 लाख की बुक एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अलीगढ़ का बहुत बड़ा इलाका तो नहीं है कि जिसको हम जैसे दिल्ली और कलकत्ता और दूसरे लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि हम चूँकि आप लोगों के सामने ये बात इसलिए कह रहे हैं एज ए डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उर्दू ज़बान का फ्यूचर भी ताबनाक है। जैसा पहले था आज भी ऐसा है। ना कहीं किसी फ़ंड की कमी है, ना किसी की नीयत का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी है कि हम ही उसको, हम सिर्फ चाहते हैं अपने अधिकार लें, हम अपना दायित्व नहीं समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं। ये हमारा अपना प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी चूँकि ये टॉपिक इतना अच्छा है, मैंने अभी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में रखा है कसीर लिसानी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान व तहज़ीब, यानी मल्टीलिंगुअल इंडिया में जो उर्दू लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू मराठी, उर्दू पंजाबी, उर्दू कश्मीरी, मैंने स्पीकर्स भी उसी तरह सेलेक्ट किए हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग के बीच में बैठना, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ रहा है NBT से, जो आपको पता है कि मल्टीलिंगुअल पब्लिशिंग हाउस है। तो मुझे एक ज़रा सा अच्छा लगा कि भाई आप लोग बीच में बैठें। चूँकि मैं मसरूफ़ ज़रूर था, एक कमिटमेंट कर दिया था, मेरा अपना एक प्रोग्राम है जिसको मैंने ½ एन आवर कहा, ज़रा डिले कर लीजिए, क्योंकि जो ऑथर को आप बुलाते हैं अगर आप उनके बीच में नहीं बैठते हैं तो वो बुरा मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
सुना था नहीं खेल ऐजो कि यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बां आते आते, लेकिन आपने जो बता दिया उसके बाद तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि इतना बड़ा एक भूभाग हमारा जो है इस भाषा के करीब है। तो मेरा जो अगला निमंत्रण है, हमारे बीच में उपस्थित हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं रहते। जब पद्मश्री मिल जाता है तो पता चल जाता है कि ये जो व्यक्तित्व हैं ये अपने में ही अपने एक संस्थान बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं और अपने उस राष्ट्र की शान बन जाते हैं। डोगरी भाषा के लिए, डोगरी भाषा के जो हमारे बीच में उपस्थित हैं मोहन सिंह डोगरी जी, ये डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं, नेता अभिनेता भी हैं, ये डुग्गर मंच के संस्थापक हैं। बहुत सारी प्रतिभाओं को इन्होंने आश्रय दिया हुआ है। इनका जब मैंने जीवन वृत्त देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो थीसिस का विषय है, मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं पद्मश्री मोहन सिंह डोगरी जी। मेरा एक निमंत्रण, आत्मीय निमंत्रण मोहन सिंह जी को कि डोगरी भाषा के विकास और उसकी स्थिति और आने वाले समय में उसके उज्जवल भविष्य के प्रति अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर मोहन सिंह जी। बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपके बीच यहाँ बैठ के अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ। आना तो मुझे कल के प्रोग्राम के लिए था वहाँ बुक फेयर में, तो जब इनका फ़ोन आया किरण जी का तो मैंने कहा कि मैं आ तो रहा हूँ, हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है कि इतने इतने बड़े स्कॉलर यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी अपनी भाषा को लेके बात कर रहे हैं, कुछ करेंगे। मैं डोगरी भाषा को लेके थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड जो है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डोगरी भाषा के बारे में कुछ जानते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हल्की सी, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। नई जो खोज है, नई रिसर्च के हिसाब से डोगरी भाषा के पहले कवि हम चिरंगीनाथ जी को मानते हैं। चिरंगीनाथ जो 9वीं-10वीं सदी में हुए। चिरंगीनाथ के बारे में शायद आप लोग जानते हो, चिरंगीनाथ और पूरन एक ही हैं। पूरन के नाम से भी वो जाने जाते हैं, चिरंगीनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, सहजनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं, मूंगा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस तरह का उनका वो, जब उन्होंने त्याग ले लिया, सियालकोट के थे, राजा सलमान के बेटे। बाकी स्टोरी आप लूना और पूरन की सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि पूरन चिरंगीनाथ के तौर पे उन्होंने डोगरी में नाथवानियाँ लिखी हैं। ये एक बड़ी बात है। 16 नाथवानियाँ उनकी उपलब्ध हुई हैं। जो डॉक्टर गोस्वामी हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो लिखा उसमें खोज की। उससे पहले की भी कुछ कविताएं मिली हैं, जैसे नाग संस्कृति के समय की। हमारे वहाँ बासुकी नाग और उनके 22 बेटे जो हैं, उनको आज भी वहाँ पूजा जाता है। उनमें एक हैं पैड़ देवता, पैड़ देव। उनकी भी मिली हैं कुछ कविताएं। काली के पुजारी थे वो, काली की स्तुति, जैसे महाकाली कुंड वाली, देवते खड़े बड़े सवाली, रखियाँ खप्पर पर यदा देवी, खंडा भी तू रख उछाली। इस तरह की कविता जो है उनकी मिली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम पहला कवि चिरंगीनाथ को ही मान रहे हैं। चिरंगीनाथ जो 9वीं-10वीं सदी में हुए, उनकी जो नाथवानियाँ मिली हैं, मैं एक उनका भी हवाला देना चाह रहा हूँ। जैसे स्वासें दी गड़ी जिंद है, आसें दी परमाली, जोग जुगत जो जानदा जंदा कदे नहीं खाली, तारे जगन आकाश पर
रिश्मे बद्दी डोर माया जरम बसारिया लुट्टी ले गए चोर नाथा लै जोग दी डोर। तो नाथ वानियाँ मिलना मतलब डोगरी का साहित्य जब नाथ साहित्य लिखा जा रहा था तब से उपलब्ध है, पहले नहीं था, खोज कम हुई थी, कम जराए हैं। ये बहुत ऐसी बातें भी हैं जब कई बार हम सोचते हैं कि उनको करना चाहिए, बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच ये है कि भाषा कोई भी हो, डोगरी हो, पंजाबी हो, कश्मीरी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, जितनी भी भाषाएं संविधान में हैं, 22 भाषाएं जो हैं, बराबर मौके मिल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इच्छा शक्ति ना हो, जो लोग काम करने वाले हैं, तो काम सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। हम जम्मू कश्मीर से रहने वाले जो लोग हैं ये बेहतर जानते हैं कि वहाँ आज से नहीं, 47 से बाद जो भी दौर रहा है, सियासत जो का केंद्र जो है वो कश्मीर रहा है। सियासत का केंद्र जब कश्मीर रहा तो जम्मू तब भी इग्नोर था, जम्मू अब भी इग्नोर है। हुकूमतें बदली हैं और जब ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि भाषा वो जिंदा रहती है जो लोग बोलते हैं। सरकारें भाषाएं जिंदा नहीं रखती, लेकिन सरकारें उन्हें जिंदा रहने में मदद ज़रूर करती हैं। जो सब तरह के जो योजनाएं हैं, दूसरी तरह हैं, उनको अगर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ना किया जाए तो सरकार अगर उसमें पूरी तरह से आनाकानी करे या अनदेखी करे तो भाषाओं का जिंदा रहना बहुत देर तक संभव नहीं होता आज के दौर में। अभी आप कह रहे हैं कि हमें मौके अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है सरकार मौके दे रही है हमें। तो सरकार मौके देना बंद कर दे तो क्या सोचते हैं कि भाषाएं जिंदा रहेंगी? नहीं रहेंगी। हालांकि पूरी तरह से उनको मारा नहीं जा सकता। लोग जब बोलेंगे, जहाँ जहाँ अब भी डोगरी का जैसे हम बात करें, डोगरी की बात हम करते हैं, तो जो इसकी पोजीशन, जो इसकी दशा 47 से पहले थी, कभी मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि प्रिंसली स्टेट्स जब रही हैं वहाँ सरकारी तौर पे कितनी ज़ुबानें जो रीजनल हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि रीजनल कोई नहीं होती, सब भारतीय भाषाएं हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन डोगरी एक समय में कोर्ट लैंग्वेज रही है। प्रिंसली स्टेट जब थी महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे 1885 तक का जो पीरियड है वहाँ कोर्ट लैंग्वेज थी। उसके बाद क्या हुआ कि सारा पासा पलट गया राजाओं के दौर में ही। ये नहीं कि राजाओं का दौर गया और दूसरी पॉपुलर गवर्नमेंट आई तब ऐसा हुआ, नहीं। उनके बेटे जब सिंहासन पे बैठे प्रताप सिंह, तो तब डोगरी भाषा जो है वो कोर्ट लैंग्वेज नहीं रही, जो पहले थी। उनके बाप उनके पिताश्री के टाइम पे थी, उसके बाद नहीं थी। तो जो काम उस समय, देखिए महाराजा रणबीर सिंह ने यहाँ तक किया कि आपको पढ़नी ही है, आपको इवन उसका स्क्रिप्ट भी, अब हम देवनागरी में लिख रहे हैं, देवनागरी स्क्रिप्ट हमने अडॉप्ट कर लिया, उसमें लिखा जा रहा है। हालांकि अब फिर से वो बात चल रही है कि डोगरी का जो स्क्रिप्ट है उसे रिवाइव करना चाहिए, हो रहा है। लेकिन उस समय डोगरी का स्क्रिप्ट था और उसी में लिखा जाता था। सारी कोर्ट लैंग्वेज जो है उसमें आप एप्लीकेशन देनी है, कुछ करना है, जैसे सारा उसी में होता था और डोगरी भाषा में होता था। लेकिन उसके बाद दौर बदला। लेकिन लोगों ने, भाषा तो लोगों की होती है, कोर्ट की तो ठीक है, कोर्ट की हमें वो मजबूरी में वैसा भी करना पड़ता है, लेकिन भाषा लोगों ने जिंदा रखी तभी हम आज तक ये ढूंढ पाए हैं कि 9वीं 10वीं सदी में एक चिरंगी नाथ हुए हैं जिन्होंने नाथवानियाँ लिखी हैं। उसके बाद कई लगातार चलते रहे और अब क्योंकि जब 8th शेड्यूल में हमारी भाषा है, सबको बराबर के वो मिल रहे हैं, लेकिन अब हमारी स्थिति उस तरह की नहीं है जबकि पहले थी। क्या कारण है? क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्या कारण हुआ कि जब 8th शेड्यूल में भाषा है, बराबर के मौके भी मिल रहे हैं, फिर भी हम फिक्रमंद हैं
कि ये भाषा, अगर यही सिलसिला रहा, ऐसा ही रवैया रहा सरकारों का, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, ऐसा रवैया रहा तो हो सकता है ये आने वाले दिनों में डोगरी जैसी जो भाषा है ये एक इतिहास बन के रह जाए। ये सोच है नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि जब हिमाचल प्रदेश की बात चली कि पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन होना है तो उसमें से हिमाचल प्रदेश निकलेगा, हरियाणा निकलेगा, तो एक आवाज़ जम्मू से आई, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी भाषा, हमारा सब कुछ लोअर हिमाचल जो है और जम्मू का है सारा मिलता जुलता है। मिलता जुलता क्या है, बिल्कुल एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। तो क्यों ना जम्मू को और हिमाचल को एक साथ एक स्टेट बना दिया जाए, एक आवाज़ आई। लेकिन सियासत एक बहुत बुरी चीज़ है। मुझे जब लगे कि ये जो नारा है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो मैं दूसरा नारा दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। मिस्टर परमार जी ने सोचा कि ये डॉक्टर करण सिंह हैं तो ये तो केंद्र में बड़े आदमी हैं, अगर ऐसा हुआ जम्मू और हिमाचल को जोड़ा गया तो सत्ता तो सारी करण सिंह के हाथ में चली जाएगी, तो मैं तो मारा गया। तो उन्होंने पहाड़ी का नारा दे दिया, मतलब एक ही लैंग्वेज को दो हिस्सों में बांट दिया। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा हुआ। जो बड़ा परिवार था वो कट गया, छोटा हो गया। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत में जो अब अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि भाषा का सियासत के साथ, भाषा का समाज के साथ, भाषा का अर्थशास्त्र के साथ, सबके साथ जुड़ाव है, लिटरेचर के साथ, उनसे उसके बिना आप सोच नहीं सकते, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी वो केंद्र सरकारें आई सारी की सारी, और उनको शुरू से पता था कि जम्मू और कश्मीर का आपस में संबंध कोई अच्छा नहीं है, तो इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इनके टुकड़े किए जाएं। उन्होंने हमें बांटना शुरू कर दिया। ये प्रॉब्लम है हमारी। सब लोग एक ही भाषा बोलते हुए भी अपने आप को अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। जैसे एक समय था जब खुसरो लिख रहे थे तो वो बताइए कि वो फारसी नमा उर्दू है कि संस्कृत नमा हिंदी है। वो ऐसी भाषा है कि जो जन की भाषा है, जन की भाषा को हमने काट के दूसरी भाषा, क्लिष्ट हिंदी वो है जिसमें संस्कृत की तरह वो मुश्किल शब्द हों तो वो हिंदी है, तो उर्दू वो है जिसमें फारसी हो। तो मतलब नुकसान किसका हुआ? एक को दो कर दिया ना। इसी तरह एक को दो करने में लगे हुए हैं बहुत से लोग। लिटरेचर लिखा जा रहा है और बेहतरीन लिटरेचर लिखा जा रहा है, जिसमें खेरी सिंह मधुकर जैसे लोग हुए हैं, वेदपाल दीप जैसे लोग हुए हैं, दीनू पैपंत जैसे लोग हुए हैं, रामनाथ शास्त्री जैसे लोग हुए हैं, पद्मा सचदेव जैसी कवित्री हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम पैदा किया पूरे राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका नाम है। लिटरेचर लिखा जा रहा है, खूब लिखा जा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर का लिखा जा रहा है लिटरेचर। ये स्थिति है हमारी डोगरी की, आप देख सकते हैं, किताबें छप रही हैं, लगातार छप रही हैं। तो सवाल ये है, उसके बावजूद हम चिंतित हैं। इसलिए भी चिंतित हैं कि एक पिछले दिनों बहुत बढ़िया सरकार ने कोई बहुत बढ़िया स्कीम एक लॉन्च की सरकार ने कि नेशनल एजुकेशन स्कीम। उसके तहत 5वीं तक की शिक्षा जो है बच्चों को मातृभाषा में दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हमारे यहाँ। अभी तक हमारे यहाँ वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, और हम बार बार इसको हाँ मुझे जाना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। अभी तक हम बार बार सरकार को याद दिलवा रहे हैं, बार बार उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हो रहा, सब कुछ हो चुका है, किताबें छप चुकी हैं। तो किताबें छप चुकी हैं, वो डंप लगा रखा है अपने स्टोर में, तो वो स्कूलों में दीजिए, इम्प्लीमेंट करिए, क्यों नहीं हो? हाँ, बस इस सेशन से हो रहा है, अगले सेशन से हो रहा है, हो नहीं रहा है।
मैं आपको बताऊं, देखिए किस तरह की बातें होती हैं। सरकार अगर पूरी तरह से आपका साथ ना दे, तवज्जो ना दे, तो भाषा का हनन कैसे होता है। 311 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं हमारे जम्मू प्रोविंस में, 311 हायर सेकेंडरी स्कूल्स। उनमें सिर्फ 21 स्कूल ऐसे हैं जहां डोगरी के पढ़ाई जाती है, सिर्फ 21। उन 21 में से भी अब 20 खाली पड़ी हैं पोस्टें, सिर्फ एक है टीचर। जो पोस्टें हैं, नई पोस्टें देना तो अलग एक, तो उसमें कॉलेज हैं, कॉलेज जो हैं पूरे 49 कॉलेज, वहाँ स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? हायर सेकेंडरी से। हायर सेकेंडरी में स्टूडेंट कहाँ से आएंगे? हाई स्कूल से, मिडिल स्कूल से। तो जब वहाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा तो हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में एडमिशन कहाँ से होगी? तो फिर कहेंगे देखिए पढ़ता कोई नहीं है, डोगरी तो पढ़ने वाले हैं नहीं, कैसे पढ़ाएंगे? ये एक गहरी साजिश मुझे मालूम होती है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, कम करने के लिए किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये मुझे मालूम नहीं। उनका इंटरेस्ट और क्या है, क्या वो चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि जो ये भाषाएं हैं, मतलब छोटी भाषा कोई नहीं होती है, जैसे 4 लोग भी बोलने वाले हैं, वो अपने गर्व से बोलते हैं कि मेरी भाषा ये है, तो उनकी बड़ी भाषा है। लेकिन 8 शेड्यूल में होने के बावजूद उस भाषा के साथ इस तरह का व्यवहार अगर किया जा रहा है, जिसमें लिटरेचर, पायदार लिटरेचर लिखा जा रहा है, रेगुलरली लिखा जा रहा है, छप रहा है, लोग चाहते हैं पढ़ना, पीएचडीज हो रही है, पीएचडीज हो रही हैं वहाँ, इस तरह की और भी, मतलब जिसमें सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें भी डोगरी का सब्जेक्ट रखा है। सारी बातें हैं, लेकिन मूल जो है नीचे से जो आएगा वो कहाँ से आएगा? तो इस तरह से की बातें मैंने इसलिए आपसे की, और ये सारा चिरंगी नाथ जी की, और दूसरी बात क्योंकि हमारी बात जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, तो जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जम्मू पे वो रख दिया जाता है। तो कश्मीर, आप हमें भी कहते हैं आप कश्मीर से हैं, यहाँ नहीं हो रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब आती है तो कश्मीर के बारे में आप सब लोग जानते हैं, कश्मीरी भाषा के बारे में भी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन जम्मू के बारे में नहीं जानते, डोगरी के बारे में नहीं जानते। डोगरी में आप मुझे बताएं कि सवाए पद्मा सचदेव के आपने कभी और किसी का नाम सुना है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने नहीं सुना है। लेकिन इतने बड़े बड़े पाए के शायर हैं, बदकिस्मती है कि उनको दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट नहीं हो पाए, नहीं किया जा सका। और ये सारी बातें सरकार करती है, सरकार तय करती है। मैं आपको बताऊं, मैं इन दिनों साहित्य अकादमी में भी कन्वीनर हूं डोगरी का। तो केहरी सिंह मधुकर, जिनको 1977 में अवार्ड मिला था साहित्य अकादमी का, अब जाके उनकी किताब को हमने ट्रांसलेट करवाया है। तो कैसे पता चलेगा? इसी तरह की कई कारण हैं। हालांकि हम निराश नहीं हैं, चिंतित हैं, निराश नहीं हैं। आप गांव में जाइए, डोगरी बोली जा रही है, धड़ल्ले से बोली जा रही है, और लेकिन जहाँ नहीं बोली जा रही, यहाँ कहीं ऐसी बातें हो रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं क्योंकि जिन दिनों हम पढ़ा करते थे, मतलब 40 साल पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, 40-50 साल पीछे चले जाइए, तो किसी घर में दूसरी भाषा नहीं बोली जाती थी, किसी बाज़ार में दूसरी भाषा नहीं बोली जाती थी, किसी गाड़ी में, मेटाडोर में, बाज़ार में आपको कहीं ये महसूस ही नहीं होता था कि हम कोई और भाषा बोल रहे हैं। और अब हमें ये मालूम भी नहीं था कि हम जो बोलते हैं उसे डोगरी कहते हैं। बचपन में बोले जा रहे थे सारे के सारे। अब बच्चों को कहना पड़ता है कि भाई डोगरी में बात कर। कहता अच्छा मैं करता हूँ लेकिन मुझे कम आती है। मतलब ये हमारे घर में ऐसी हालत होना ये कैसे हुई और क्यों हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो हैं ही, लेकिन हमारे साथ साथ कुछ और भी लोग हैं जो जिम्मेदार इस बात के हैं। और ये बात सिर्फ डोगरी के साथ नहीं है, बाकी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ भी है कि जब एजुकेशन को आपने आमदन का जरिया बना लिया, हाँ बस खत्म है।
आमदन का जरिया बना लिया। बड़े बड़े मॉल जैसे होते हैं वो एजुकेशन हब बन गए। बड़े बड़ी बिल्डिंग्स, टाई पैंट कोट ऐसे जाना है और वहाँ जिन दाखला लेने के लिए मोटी फीस देनी है और उसके बाद उनकी डायरेक्शन पे चलना है कि भाई इसके साथ अगर घर में आपने हिंदी बोली तो नहीं चलेगा, घर में डोगरी बोली नहीं चलेगा, निकाल देंगे। ये कारण है उन लोगों ने हमारी इस संस्कृति को, हमारी भाषा को अपने पैसे के लालच में हमारे साथ जो ये बर्ताव किया है और उसके जिम्मेदार भी हम हैं। हम इसलिए हैं कि पैसा हमारा, और डायरेक्शन वो दे रहे हैं कि भाई तुम ऐसा नहीं करोगे नहीं तो हम जुर्माना करेंगे। हमने ये केस जब पकड़े, कुछ लोगों को थोड़ा अपनी हिसाब से उनको बताया भी बंद कर दो ऐसा काम, नहीं तो ये होगा कि बच्चा तो चलो ठीक है इसे आप निकाल देंगे लेकिन आपका स्कूल भी बंद हो जाएगा। ये सोच लीजिए। तब जाके बात सुधरी है और अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हुआ है। हमारी चिंता का समाधान होना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। मैं किरण जी का बहुत आभारी हूँ कि ये खड़ी हैं और मुझे सुन रही हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया। बातें बहुत हैं लेकिन पद्मश्री मोहन सिंह जी कहते हैं 20 कोस पे पानी बदले और 30 कोस पे वानी। तो ऐसे समय में, इतनी कलिष्टता के समय में भी भाषाएं अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं और भाषाओं के प्रहरी, सजग प्रहरी आज उन भाषाओं के अस्तित्व के जो संघर्ष की गाथाएं लिख रहे हैं। आपको नमन। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बहुत ही सम्माननीय वीसी सर टंडन जी। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है जी, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे बीच में आएँ और मंच का सम्मान बढ़ाएं। हमें आपके आने की इत्तला जो सूचना बहुत लेट मिली है लेकिन सौभाग्य है कि आप हमारे सत्र के दौरान यहाँ पे आए। मेरा जो अगला निमंत्रण है बहुत ही मीठी भाषा पंजाबी के लिए, हमारे बीच में उपस्थित हैं मैडम बिंद्रा जी। लेकिन इसके साथ ही एक मेरा आग्रह कि मंच पे उपस्थित सभी वक्ताओं को हमें सुनना है तो समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखें। पंजाबी भाषा की दशा और स्थिति डॉक्टर जसविंदर जी समीक्षक हैं, आलोचक हैं और बहुत प्रतिष्ठित अनुवादक हैं। डॉक्टर बिंद्रा जी। सत श्री अकाल। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੰਯੋਜਕ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੜੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ कि बेशक स्थिति जिहड़ी है चिंताजनक है लेकिन निराश करने वाली नहीं है क्योंकि असी भी निराश नहीं हाँ। अगर असी पंजाबी दे विच अज भी प्रोग्राम कर रहे हैं, साढ़े कॉलेजां यूनिवर्सिटियां दे विच साढ़े बच्चे पढ़ रहे हैं MA PhD MPhil स्कूलों दे विच, और इत्थे नहीं कि सिर्फ भारत दे विच, बाहर कनैडा दे विच, सिंगापुर, लंदन, सारी जगह दे उत्ते पंजाबी भाषा जिहड़ी है पढ़ाई जाती है। उत्थे गुरुद्वारियां दे विच भी है, स्कूलों दे विच भी है। और पंजाबी भाषा क्योंकि 11वीं सदी तो शुरू हुई जिहदे विच असी बाबा फरीद जिहड़े ने, किसी नूं शायद तुहाडे विचों नहीं पता होएगा कि बाबा फरीद जिहड़े ने पंजाबी दे सब तो पहले साढ़े कवि होए ने जिन्हां ने श्लोक रचना कीती और होर रचना भी जिहड़ी है पंजाबी दे विच कीती। लेकिन असी जिहड़ा प्रमाणिक मन्नने जिहड़ी कि गुरु ग्रंथ साहब दे विच शामिल है। उस तो बाद गुरबाणी है, गुरमत काव है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, गुरु ग्रंथ साहब उसकी बहुत वड्डी मिसाल है। साढ़े कोल मध्यकाल दे विच सूफी काव, गुरमत काव, किस्सा काव, किस्सिਆਂ ਨੂੰ सब जानते हो, वारस दी हीर है, ससी पुन्नू है, सोहनी महीवाल है। उस तो बाद जिहड़ा वार काव है,
ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ, ਵਾਰਤਕ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾ ਲੈ ਲਓ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-4 ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਖਮ ਔਰ ਦਰਦ ਦੀ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟ ਰੱਖੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੀਆਂ ਰਹੋਗੀਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਹੋਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਬ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਹੁਸੈਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਔਰ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਵਲ ਔਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟਾਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰੋਲਿਆਂ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੇਲੈਂਸ ਫਰੋਮ ਕਲੋਨ ਵੈਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਈਟ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦ ਡੰਕਾ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾਈ ਸੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਬੂ, ਭੂਮੀ, ਟੌਫੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸਤਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਧਰਮਕੋਟ ਨੇ ਮੈਲਨਿਨ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਗਾਜ਼ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੇਨੀਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਵਾਦ, ਖਪਤਵਾਦ, ਇਰਸੀ ਮਰ ਸੰਬੰਧ, ਨਾਰੀ ਵਿਮਰਸ਼, ਦਲਿਤ ਵਿਮਰਸ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਸ਼ੇ, ਏਡਸ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਸਵੀਰ ਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਵਲਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 5 ਆਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਮਾਨਖੇੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ
ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੌਲ ਕਲਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਪਰਵਾਨਾ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਟਾਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਵਲ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ, ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੇਖਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, PTC ਚੈਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ 10 ਬੂਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਖੱਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ, ਅਣਖੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਕਹਾਣੀ, ਨਾਵਲ ਸਭ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ और रहेगी। तो मेरा अगला निमंत्रण समय की सीमा को देखते हुए हमारा सत्र जो है अपने अवसान की तरफ अग्रसर है। तो बहुत ही जिसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, जहाँ जाने के लिए हम सभी जो है उत्सुक होते हैं, तो कश्मीर से हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही प्यारी मुक्ति जी। तो मुक्ति जी, आपको निमंत्रण है, आप आएँ और कश्मीरी भाषा की स्थिति, विकास और उज्ज्वल भविष्य के प्रति अपने विचार प्रकट करें। मुक्ति जी। नमन। और सभागार में उपस्थित प्यारे से शोधार्थी और वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा नमन। गर फिरदोस बरे रुएस जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, जब बात अपनी भाषा की होती है, मातृभाषा की, तो इंसान के अंदर एक अलग सी जो है तड़प पैदा होती है। जब हम अपनी भाषा को लेके बात करते हैं, जब मेरी भाषा अगर डोगरी है तो मुझे डोगरी का कोई मिलेगा तो मैं उसके साथ बात करूँगी तो बड़ा प्रसन्नता का अनुभव होता है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अपना कोई मिल गया। तो वैसे ही कश्मीरी भाषा भी है, तो कश्मीरी में जब बात की जाती है तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर भाषा का विकास करना है तो उस भाषा को जानना, समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि 90 के दशक में जब पलायन हुआ, कश्मीरी पंडित जो हैं घाटी छोड़ के देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाके रहने लगे, तो उसी के साथ हमारी भाषा भी चली गई वहाँ पे।
तो फिर वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, जहाँ पे आप सब जानते हैं कि जो भाषा उनकी क्या है, उर्दू भाषा है, ऑफिस लैंग्वेज वही है। तो वो उर्दू भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जितनी भी प्रतियाँ बनती हैं, जितना भी काम होता है उर्दू भाषा में होता है। अगर यहाँ तक कि कोई अपॉइंटमेंट भी करनी होती है तो उर्दू भाषा में की जाती है। तो कश्मीरी लोग जो हैं जब कश्मीर से चले गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में गए, चाहे वो दिल्ली में गए, अलग अलग हिस्सों में गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन लोगों की भाषा अपनाई। अगर वो वहाँ पे रहेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, तो वो अपनी बात अच्छे ढंग से समझा नहीं सकते। हम अपनी बात अच्छे ढंग से तभी समझा सकते हैं जब हम उस देश की भाषा को समझते हैं। तो भाषा ये एक है, हमारी संस्कृति की पहचान है, आदान प्रदान का एक हिस्सा है जो हम लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। तो ऐसा हुआ कि जब NEP ने ये कहा, पॉलिसी चेंज हुई कि 8 अनुसूचित भाषाएं जो हैं उनको ले गई सिलेबस में जब आई, तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी भाषा भी आए और बाकी डोगरी है, उर्दू है, हिंदी है, सभी सारी भाषाओं को जब सम्मिलित किया गया, पहाड़ी भाषा को, तो फिर उन्होंने जब ये भाषा की तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था हम बच्चों के लिए। जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे जब जो भाषा सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं, घर से सीखते हैं। घर में हम जब बात करते हैं तो हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, हम लोगों ने घर में उनसे ये बात करना बंद कर दी बच्चों से। हम बच्चों को इंग्लिश में सिखाते हैं, बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपनी मातृभाषा से दूर जा रहे हैं। हमें अपनी मातृभाषा को अपने साथ लेके चलना है। जब हम अपनी मातृभाषा को साथ लेके नहीं चलेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य उस हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। मैं आपको ये बताने में गर्व महसूस करूँगी कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान पे मैंने किताब लिखी, कश्मीरी का लोक साहित्य में मैं लिख रही हूँ। हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो वो किताब लिखने का मेरा मकसद ही यही था कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारी भाषा कितनी समृद्ध है। हमारे जो लोक साहित्य है, हमारे जो गाने हैं, जो जब हम शादियों पे गाए जाते थे, जहाँ कोई जितने भी पर्व होते थे, चाहे वो मुंडन सेरेमनी हो गई, बच्चे की जनेऊ का कोई फेस्टिवल हो गया, जहाँ खेतों में जब हम लोग वो धान काटने के लिए जाते थे, अलग अलग गानों का प्रयोग करते थे। तो वो हमारे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है, उनको कुछ भी नहीं। वो आज का जो देख रहे हैं, जिस वातावरण में वो बढ़ रहे हैं, वो उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी को वो सीख रहे हैं। हब्बा खातून, हमारे इतना साहित्य है लिखा हुआ कश्मीरी में, इतनी समृद्ध है। तो एक एक चीज़ जो है, तो कश्मीरी जो भाषा जब निकल के गई बाहर, तो बाहर के लोगों की भाषा उन्होंने अपनाई, तो हमारी जो भाषा है वो टुकड़ों में बंट गई। तो हम सबसे बड़ी बात जो हम घर पे ही कर रहे हैं, हम अपनी भाषा के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जब तक हम सौतेला व्यवहार करना नहीं छोड़ेंगे अपनी भाषा से, तो हमारी भाषा विकास नहीं कर सकती। विकास तभी होगा जब हम बच्चों को अपनी भाषा के बारे में समझाएंगे, बताएंगे, कहेंगे कि नहीं, ये हमारी जड़ें हैं, हमें इनसे जुड़ के रहना। जब हम अपनी जड़ें ही काट देंगे तो हम क्या आने वाली पीढ़ी से क्या सोच सकते हैं कि क्या वो वृक्ष बना पाएंगे, क्या वो फल निकल पाएंगे। जब हमने जड़ें ही काट दी, तो हमें उन जड़ों को काटना नहीं है, हमने अपनी भाषा को समृद्ध बनाना है, हमें अपनी भाषा के साथ आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को बचा कर रख पाएँ। तो साहित्य तभी फलीभूत होता है जब हम अपनी भाषा को बचा कर रखते हैं। तो आप सब जानते हैं, जैसे 90 के दशक में हुआ तो सारे हो गए, चले गए, भाषा बट गई। अब जब आहिस्ता आहिस्ता साहित्य अकेडमी, जैसे मुझे को पता ही है कि साहित्य अकेडमी बड़े सारे प्रोग्राम करवा रही है भाषा के लिए, बहुत से हो रहे हैं भाषा के विकास के लिए, चाहे वो डोगरी भाषा हो, कश्मीरी भाषा हो, उर्दू भाषा हो या हिंदी भाषा पे अब जोर दिया जा रहा है। क्योंकि जब कोरोना काल था तब ये सब कुछ समाप्त हो चुका था, इस पर एक किस्म का बैन। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं वहाँ के बड़ा सारा अच्छा काम कर रही हैं, भाषा को लेके काम हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ ताकि हमारी युवा पीढ़ी संकोच ना करे, उन्हें पता हो कि ये हमारी भाषा, और गर्व से महसूस करें, गर्व महसूस करें अपनी भाषा पे, क्योंकि ये हमारी जड़ें हैं। जब हम इनसे रहेंगे, अब जब हम इसके साथ लेके चलेंगे, तभी हमारी भाषा का विकास हो सकता है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो उपसमूह से संबंधित भाषा कश्मीरी अपने जाहो जलाल में है, मुक्ति जी ने जिस तरह से हमें बताया, डोगरी भाषा के थोड़े से विस्तार को आगे बढ़ाएंगी। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर आशा भंडारी जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में ये लेक्चरर हैं, प्रवक्ता हैं वहाँ पे, और डोगरी भाषा के प्रति इनकी आसक्ति है, डोगरी भाषा के विस्तार और भविष्य के लिए, उनको मैं निमंत्रित करती हूँ। अब आइए वक्ता के रूप में आशा जी। बहुत धन्यवाद मैम। आज यहाँ तृतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय भाषा सम्मेलन 2026 के द्वितीय दिवस के इस सत्र के मंचासीन सभी सदस्य और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थी शोधार्थी, आप सभी को मेरा सादर वंदन। आप सभी जानते हैं कि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी विश्व हिंदी दिवस की। अपनी बात रखूँगी कि इससे पहले इस समागम के मूल उद्देश्य को चरितार्थ करती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियों से मैं आरंभ करूँगी कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही एको शूल। भाषा मानव अस्तित्व की सबसे गहरी और सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है। यह केवल विचारों के आदान प्रदान का साधन नहीं है, बल्कि मानव संस्कृति का हृदय, समाज की चेतना और सभ्यता की स्मृति है। मनुष्य जब बोलता है तब वो केवल शब्दों का प्रयोग नहीं करता, वह अपने अनुभव, अपनी भावनाएं, संघर्ष, विश्वास और सपने भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि भाषा मनुष्य के जीवन की आत्मिक अभिव्यक्ति है। जैसे सूर्य की किरणों में जीवन को गति देने वाली ऊर्जा निहित होती है, वैसे ही भाषा में समाज की सामूहिक चेतना, अनुभूति और संवेदना प्रवाहित होती है। भाषा वह सेतु है जो अतीत की स्मृतियों को वर्तमान के अनुभवों से जोड़ती है और भविष्य की दिशा को आकार देती है। भाषा के बिना इतिहास मौन हो जाता है और संस्कृति अपनी जड़ों से कट जाती है। यहाँ मैं कुछ पंक्तियाँ कहूँगी कि शब्दों में बसी है हमारी संस्कृति की कहानी, शब्दों में बसी है हमारी संस्कृति की कहानी, बोलों में है छुपे भाव, संगीत और जवानी। हर भाषा है दीपक, हर शब्द है रोशनी, हर भाषा है दीपक, हर शब्द है रोशनी, और डोगरी है हमारी मिट्टी की अनमोल मोती, अनमोल मोती। प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ जी ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य की आत्मा जब शब्दों में आकार पाती है तब उसका जीवन इतिहास में दर्ज होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत विविध भाषाओं और बोलियों का एक विशाल संगम है। हमारी मातृभूमि की खुशबू, हमारे पर्वतों की हवा, हमारे लोकगीतों की मिठास, सब कुछ हमारी भाषा में बसा हुआ है। उत्तर भारत के पर्वतीय अंचल में बोली जाने वाली डोगरी भाषा, जिस पर अभी हमने विस्तार से सर से भी सुना, तो इस भाषिक विविधता का ये अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। डोगरी भाषा सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा है। डोगरी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। डोगरी भाषा का मूल केंद्र हम जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर है, और इसके साथ ही जम्मू की सीमा से लगते हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी डोगरी बोली जाती है। हालांकि मैं भी हिमाचल से ही हूँ, और जो मेरा ज़िला है वहाँ पर क्योंथली भाषा बोली जाती है। और ये भाषा न केवल इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक
पहचान का प्रतीक है, बल्कि इसकी साहित्यिक परंपरा, ऐतिहासिक विकास और विशिष्ट लिपि ने इसे भारत की प्रमुख भाषाओं में प्रतिष्ठित किया है। डोगरी के वक्ताओं को डोगरे कहा जाता है और जिस क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती है उसे प्राय डुग्गर या डुंगर कहा जाता है। डोगरा या डुग्गर का शब्द उल्लेख अगर हम देखें तो 1317 ईस्वी में अमीर खुसरो की नूह सिपीहर में मिलता है। जम्मू, उधमपुर, रियासी और कठुआ जैसे ज़िलों में यह व्यापक रूप से बोली जाती है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर ज़िलों के कुछ हिस्सों में तथा पंजाब के गुरदासपुर और होशियारपुर में भी इसके बोलने वाले मिल जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा और खाड़ी देशों में बसे प्रवासी डोगरा समुदाय के बीच भी यह भाषा आज जीवित और प्रचलित है। और भाषा से ही लोकगीत जन्म लेते हैं, कथाएं आकार पाती है, कहावतें जीवन ज्ञान देती है और ज्ञान परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। मैं यहाँ कहूँगी कि ओ डुग्गर दी धरती माँ बोली मेरी, लोरी बन सुतावे वीरता सिखावे। यह केवल एक लोकगीत नहीं है, बल्कि यह डोगरी भाषा की स्मृति, उसकी सांस्कृतिक चेतना और उसकी जीवंत परंपरा का स्वर है। प्रत्येक भाषा अपने समाज की पहचान और सांस्कृतिक आत्मा होती है। तो हिंदी की मिठास और व्यापकता, पंजाब की ऊर्जा और जीवंतता, कश्मीरी की भावनात्मक गहराई और डोगरी की सरलता, आत्मीयता और लोक संस्कृति से गहरा जुड़ाव, ये सभी भाषाएं अपने अपने समाज की जीवन दृष्टि और सांस्कृतिक अनुभवों की सशक्त अभिव्यक्ति हैं। आज के वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो आज के वैश्वीकरण और तकनीकी युग में जब भाषाएं तेज़ी से बदलती सामाजिक परिवेश से जूझ रही हैं, तब ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी भाषाओं को कैसे सुरक्षित रखें और उन्हें हम कैसे विकसित करें। भाषा का संरक्षण केवल अतीत से जुड़ाव नहीं है, बल्कि ये भविष्य की पीढ़ियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान सौंपने का कार्य है। और कालांतर में जब डोगरी भाषा ने लिखित स्वरूप ग्रहण किया, तब इसका साहित्यिक क्षेत्र और अधिक विस्तृत हुआ। आधुनिक डोगरी साहित्य में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध और आलोचना जैसे विविध विधाओं का विकास हुआ। और इस दौर में डोगरी साहित्य केवल लोक जीवन तक सीमित ना रहकर सामाजिक परिवर्तन, मानवीय संवेदना और समकालीन समस्याओं को भी अभिव्यक्त करने लगा। डोगरी आधुनिक समय में भी डोगरी भाषा की सामाजिक भूमिका कम नहीं हुई है या समाप्त नहीं हुई है। रेडियो, दूरदर्शन, रंगमंच और लोक नाट्य के माध्यम से डोगरी भाषा ने नए माध्यमों में स्वयं को ढाला है। इससे न केवल भाषा का प्रचार हुआ, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर भी मिला है। जो बोला न गाइए ता चुप हो जांदी बोली, भाषा तब नहीं मरती जब वो औपचारिक संस्थानों से दूर होती है। भाषा तब संकट में आती है जब वो लोगों की आवाज़ से दूर हो जाती है। इसलिए हमें ये प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम अपनी भाषा और बोलियों को मरने ना दें। जैसे हम अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमें अपनी बोलियों का भी प्रयोग करना आवश्यक है। तो इस प्रकार डोगरी भाषा की सांस्कृतिक और सामाजिक भूमिका यह स्पष्ट करती है कि यह भाषा केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान समाज की जीवंत शक्ति है। जब तक ये भाषा जीवित है, तब तक डोगरा समाज की सांस्कृतिक चेतना भी जीवित रहेगी। डोगरी भाषा की साहित्यिक परंपरा भी अत्यंत प्राचीन और समृद्ध है। जम्मू क्षेत्र की ये भाषा अपने लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नाट्यों के माध्यम से लोगों की भावनाओं, संस्कारों और जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करती रही है। डोगरी साहित्य में पहाड़ी जीवन की सरलता, प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता और लोक संस्कृति की सजीव झलक स्पष्ट दिखाई देती है। डोगरी भाषा और उसका लोक साहित्य दोनों ही जम्मू डुग्गर क्षेत्र की सांस्कृतिक आत्मा के प्रतीक है।
इसमें जनजीवन की मधुरता, लोक विश्वासों की गहराई और हिमालयी पर्वत संस्कृति की आत्मीयता समाहित है। डोगरी की अपनी विशिष्ट लिपि, समृद्ध व्याकरण और ध्वन्यात्मक सौंदर्य है। संस्कृत, फारसी और पंजाबी जैसी भाषाओं के प्रभाव के बावजूद इसने अपनी मौलिकता और जीवंत परंपरा को सुरक्षित रखा है। यही इसकी सबसे बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धि भी है। माँ दी बोली माँ दी माटी, शब्दा विच बसी पीढ़ी दी बाती। ये पंक्ति दर्शाती है कि डोगरी भाषा में पीढ़ियों के अनुभव और सामाजिक स्मृति सुरक्षित रहती है। इसकी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो आज डोगरी भाषा भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त एक प्रमुख भाषा है और जम्मू विश्वविद्यालय, डोगरी अनुसंधान केंद्र और डोगरी अकादमी जैसे संस्थान इसके अध्ययन और संस्थान में कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय स्तर पर अगर हम देखें तो शोध के माध्यम से डोगरी को आगे बढ़ाया जाना या उसको प्रमोट किया जाना एक शुभ संकेत है और साथ ही उसका संरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही आधुनिक समय में डोगरी भाषा ने रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर और सिनेमा के माध्यम से भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और अगर इसके हम भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम स्कूल, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य रूप से जो शिक्षण है उसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सर ने भी कहा कि वहाँ पढ़ने और पढ़ाने वालों का अभाव है, तो उसके लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है और साहित्यिक कृतियों का अनुवाद और उसका प्रकाशन हमें बढ़ाना चाहिए, तब ये भाषा और ज़्यादा पुख्ता हो सकती है और सुरक्षित रह सकती है। और इसके साथ साथ साहित्यिक पुरस्कार और सम्मेलनों के माध्यम से लेखकों और कवियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म, फिल्म, संगीत और थिएटर में इसके प्रयोग को हमें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ लोक कथाओं और लोकगीतों का रिकॉर्डिंग और उसका संग्रह किया जाना चाहिए और लोक जीवन और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भी हम इसमें प्रयास कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कार्यशालाएं, सेमिनार, शोध कार्य, चर्चा, परिचर्चा, प्रतियोगिताएं आदि के माध्यम से भी इसका संरक्षण किया जा सकता है। इससे डोगरी न केवल अपने क्षेत्रीय स्वरूप में बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी एक जीवंत और समृद्ध भाषा के रूप में स्थापित हो सकती है। इस प्रकार डोगरी भाषा आज एक संरक्षणीय और संवर्धन योग्य धरोहर है। इसके संरक्षण और विकास के लिए समाज, शिक्षा और सरकार की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा बन सकें। और निष्कर्ष रूप में अगर मैं कहूँ कि डोगरी भाषा केवल जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की भाषाई विरासत का गौरवशाली हिस्सा है। यह भाषा संस्कृत की परंपरा, फारसी की मधुरता और पंजाबी की जीवंतता का अद्भुत संगम है। टांकरी लिपि की प्राचीनता, देवनागरी में उसकी आधुनिकता और साहित्यिक चेतना की समृद्ध परंपरा, ये सब मिलकर डोगरी को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं। आज आवश्यकता है कि हम इस भाषा के संरक्षण, शिक्षण और प्रचार में सक्रिय भागीदारी करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी डोगरी की इस अनमोल सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ी रहें। डोगरी भाषा का भविष्य हमारे संरक्षण, संवर्धन और सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। यदि हम इसे प्राथमिकता दें तो यह भाषा न केवल जीवित रहेगी बल्कि भारत की भाषाई विविधता में अपनी विशिष्ट जगह बनाए रखेगी। तो भाषा वो अमूल्य धरोहर है जो मानवता के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांधती है। भाषा का संरक्षण, उसका विकास और उसका सम्मान प्रत्येक समाज और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी व्यापक भाषिक और सांस्कृतिक संदर्भ में आज यह विमर्श हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी भाषाओं को केवल जीवित ही ना रखें बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए और अधिक सशक्त भी बनाएं। भारतेंदु जी की पंक्तियों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि उन्नति पूरी है तबहि जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए राहत मूढ़ सब कोय, विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से ले करहूँ भाषा माही प्रचार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डोगरी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यही हमारी सिंधी भाषा के ऊपर लागू हो रहा है। सत्र का सार इन्होंने बता दिया, नोट कर लीजिए।
की दो पंक्तियाँ मुझे याद आईं। जैसे जैसे विमर्श प्रौढ़ता की तरफ चल रहा है, चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है, तो महिषी कहती हैं कि बैठ लें कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से, मौन मधु हो जाए भाव मूढ़ता की आड़ में, मन तरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। तो जैसे जैसे विमर्श अपने वो उसकी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सार और निष्कर्ष सामने आ रहे हैं। जब मैम बोल के गए तो तब भी मुझे पंक्तियाँ याद आई थी पाश की कि जे आई मुसीबत ते फेर की है, जे आई मुसीबत ते फेर की है, तू आन अली रुत ते यकीन रखी, मैं लब के लियाना कि तो कलमा ते तू फुल्ला जोगी ज़मीन रखी। हर आपदा में एक अवसर होता है, हर जगह पे हर जो एक अपॉर्चुनिटी है, हर अवसर जो है अपने पहले कुछ कठिनाइयाँ लेके आता है। तो भाषाएं कभी भी मरती नहीं हैं, भाषाओं को ज़िंदा रखते हैं भाषाओं को प्रेम करने वाले, उनको बोलने वाले, उनके अस्तित्व के संरक्षक। मेरा आमंत्रण आज के हमारे बहुत ही सम्माननीय प्रोफेसर टंडन जी को, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हमारे बीच में वो उपस्थित हैं। इससे पूर्व मेरा एक आग्रह हमारे अध्यक्ष महोदय जी को कि सर का सम्मान जो है वो आज का जो उनको वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, तो एक अंगवस्त्र के साथ सर को वो सम्मानित करें। और मोहन जी आप भी सभी जो हमारे वक्ता हैं सर के साथ, सर के पूरन सिंह टंडन सर के सम्मान में सभी हम लोग यहाँ पे आपको निमंत्रण सर भाषाओं के लिए अपने दो शब्द कहिए। मेजबान, भाषा की चिंता के लिए समर्पित विद्वज्जन आदरणीय मल्होत्रा जी और मेरे सामने उपस्थित सभी समादृत भाषा प्रेमियों, मेरी गति इन तीनों भाषाओं में नहीं है, न डोगरी में, न कश्मीरी में, न पंजाबी में, लेकिन मेरी चिंता देश की भाषाओं के लिए है। इसलिए थोड़ी सी बात उसी पर करूँगा। बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी बातें आई हैं, अभी आशा जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की भी है। भारतेंदु ने 400 दोहे भाषा चिंतन के लिखे हैं, लेकिन इतनी लंबी अवधि के बाद भी अभी स्थिति वही है, क्योंकि भारत की समस्त भाषाएं अंग्रेज़ी से या उससे पहले फ़ारसी से आक्रांत रही हैं। और ये कहा ही जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, तो शासकों ने अपनी मनमर्जी से भाषाएं हम पर थोपी और हमारी भाषाओं को पनपने का, आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। ये एक पक्ष है, क्योंकि तुलसीदास ने लिखा कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाई। किंतु भला हो हमारे कवियों का, जिन्होंने अपने आश्रमों में, अपनी झोंपड़ियों में बैठकर भारतीय भाषाओं को बचाया, सृजन किया और महाकाव्यात्मक ग्रंथ भी लिखे, और ये देश की हर भाषा में हम इसको देख सकते हैं। इसलिए संत साहित्य देखें तो हर राज्य की हर भाषा में संत मिलेंगे, सूफी मिलेंगे, राम भक्त मिलेंगे, कृष्ण भक्त मिलेंगे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जैसे जैसे हम आधुनिक और उत्तर आधुनिक होते गए, तब तक हमारे बच्चों के मनोमस्तिष्क में ये विश्ववमन कर दिया गया कि अंग्रेज़ी से ही पढ़े लिखे सिद्ध होते हैं। इसलिए दुर्भाग्य ये कि किसी ने जीवन में, हमारे देश के किसी नागरिक ने, किसी भाषाभाषी ने जीवन में सपना एक बार भी अंग्रेज़ी में नहीं देखा होगा, लेकिन अंग्रेज़ी का छद्म आवरण हमने ओढ़ लिया। और भारतीय भाषाओं की चिंता केवल इस तरह के सम्मेलनों में हो तो जाती है, पर ठोस कोई कार्य, कोई योजना उस पर नहीं बनती। ये मैं बड़ी पीड़ा के साथ इसलिए कह रहा हूँ, मल्होत्रा जी जानते हैं कि भारतीय अनुवाद परिषद से मैं जुड़ा हूँ लगभग पिछले 40 साल से, और हमें हर भाषा के
लेखकों को लिख लिख कर कहना पड़ता है कि भाई अनुवाद की प्रविष्टि के लिए अपना CV, अपना बायोडाटा भेजो, नहीं भेजते लोग। यानी कुल मिलाकर ये कि जिसको पुरस्कृत किया जाए, जिसको सम्मान दिया जाए, ऐसा कोई काम तो हो, वो काम नहीं कर रहे। क्यों इन तीनों भाषाओं की चिंता हम कर रहे हैं? क्यों पंजाबी भाषा या डोगरी भाषा या कश्मीरी भाषा के लेखकों का बृहत कोश क्यों नहीं बना? किसी ने नहीं बनाया, न व्यक्तिगत स्तर पर न संस्थागत स्तर पर। और हम देखते हैं सरकार की तरफ, सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन भाषाओं के लिए काम तो हमें और आपको ही करना पड़ेगा। लॉर्ड मैकाले ने ये घोषणा की थी कि इस देश की सांस्कृतिक जड़ें बहुत गहरी हैं और इनको काटने का एक ही तरीका है कि इस देश की भाषाओं को मार दो, क्योंकि भाषा संस्कृति की वाहिका होती है। और उसका खामियाजा, उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं कि हमारे बच्चे हमसे हमारे घर में हमारी भाषा में बात नहीं करना चाहते। और हमने खुद अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि बेटा अंग्रेज़ी बोलो। जो अनपढ़ माता पिता हैं वो भी अंकल और आंटी बुलवाते हैं, चाचा और मामा बोलने नहीं देते उनको। तो कैसे हम अपनी भाषाओं को बचा पाएंगे? इसलिए मेरा अनुरोध ये है कि हम सब की जिम्मेदारी ये है, जो हमारी अकादमियाँ हैं राज्य के स्तर पर, उनको कहना चाहिए कि कुछ ऐसी ठोस योजनाएं उनको क्रियान्वित करें, उसके लिए समूह बनाएं। ज़रूरी नहीं कि सरकार अनुदान देगी तभी काम होगा, इच्छा शक्ति चाहिए। और शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, चाहे वो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या स्कूल में हो, उन सब के समूह बने और वो सब अपने अपने राज्य की भाषा के लिए काम करें। और इससे भी बड़ी बात ये कि ट्रांसलेशन को हम प्रमोट नहीं करेंगे तो भाषा आगे नहीं बढ़ेगी। अनुवाद भाषाओं के और साहित्य के परिरक्षण का एक मंच है। डोगरी भाषा में क्या लिखा जा रहा है, वो जिसे डोगरी नहीं आती उसको कैसे पता लगेगा? उसको तो तभी पता लगेगा जब उसकी भाषा में वह उपलब्ध होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अभी हमने अनुवाद परिषद से मुझे लगता है 5-6 पद्मा जी को हमने सम्मानित किया हुआ है उसके लिए। अभी शायद डोगरी में दिनेश माली एक हैं, उनको अभी सम्मानित किया है। हम तो खोज के ला रहे हैं कि जिन भाषाओं को हम सम्मानित नहीं कर पाए, अनुवादकों को, लेखकों को, हम उनको करें, लेकिन हमें सूचनाएं भी नहीं मिलती। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि जिनको हम सम्मानित कर देते हैं उनसे हम पूछते हैं कि भाई अपनी भाषा में दूसरे विद्वान बताओ, तो वो ईर्ष्यावश दूसरों का नाम नहीं लेता। उसको लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी व्यावहारिक चिंताएं हैं, मुझे लगता है उस पर हमें सोचना चाहिए। और अंत में बस इतना ही, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था, मुझे बताया गया कि कंक्लूड करना है और अध्यक्ष जी को मैं भी सुनना चाहता हूँ। लेकिन अटल जी का मुझे एक वाक्य 14 सितंबर को उन्होंने विज्ञान भवन से वक्तव्य देते हुए ये बात कही थी कि इस देश की विडंबना यह है कि यहाँ हिंदी की बात तो सब करते हैं लेकिन हिंदी में बात कोई नहीं करता। तो जब तक हम अपनी अपनी भाषा में बात शुरू नहीं करेंगे, उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित, सटीक और एक सारांश निष्ठ जो बात कही सर ने, जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे भाषाएं नहीं बचेंगी। हम सभी के वक्तव्यों को आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत वो है पेशेंस से सुना है, बहुत उसके धीर गंभीरता के साथ निष्कर्ष क्या रहेंगे हम जानते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर रविंदर सिंह जी, डिपार्टमेंट पंजाबी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप फॉर्मर फेलो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के। इस समय आप कोऑर्डिनेटर हैं कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑफ पॉपुलर, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के आप कोऑर्डिनेटर्स हैं। मैंने सर को आज तक आभासी बहुत बार सुना, जिस भी मुझे उसमें दिखे सर मैंने अवश्य उसको सुना। आज मैं सर को साक्षात सुनना चाहती हूँ, तो समय सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। के जैसे एक फील था कि हमने भी, हेलो,
हाँ जी, मुझे एक चीज़ जो आभास अपने कार्यकाल में भी लगी और जब हम बड़े हो रहे थे तब भी एक फीलिंग जो है वो हर तरफ ये रहती थी कि कुछ नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में लगता था कि कुछ नहीं हो सकता। भाषा की बात हो, कल्चर की बात हो, भारतीयता की बात हो, एक ये फील आ चुका था। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो फील नहीं रहा, क्योंकि प्रयास जो है वो हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, सभी कर रहे हैं। एक जागृति जो है वो ज़रूरी थी कि हम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करें पहले। जैसे प्रोफेसर टंडन जी ने बात की कि गुलामी अंग्रेज़ी या फ़ारसी की ही नहीं थी, वो हमारी संस्कृति की थी, मानसिकता की थी। हमारी संस्कृति जिस भाषा में हमारे सामने आ रही है उसी को नीचा दिखा के, कमतर जान के हमें जो है एक आत्मविश्वास से गिरा दिया गया था। और ये बात मुझे लगता है कि जितने भी हमारे वक्ता थे उनमें ये रिफ़्लेक्ट होती है। एक समय ऐसा था कि अगर क्षेत्रवाद की बात की, क्योंकि भाषाएं जो हैं एक परिवार के तौर पर अगर हिंदी परिवार को एक सूत्र माने तो जो लोग यहाँ पर इस समय कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, अगर ये इन भाषाओं की बात हो रही है तो ये भाषाएं एक क्षेत्र, उस क्षेत्र से जो एक परिवार ही रहा पहले, और पंजाब से और पंजाब का कश्मीर से ये रिश्ता बहुत पुराना रहा। क्योंकि कश्मीर शारदा पीठ वो एक सीट थी ज्ञान की, जहाँ से भाषा का विकास भी हुआ, ज्ञान का विकास हुआ और भारतीयता का विकास हुआ। और वो पूरी जो एक संवेदना है जो साहित्य में हमें मिलती है वो भी हमें उसी संदर्भ में मिलती है। और वो जो अलग अलग भाषाएं जहाँ विकास होता गया, विकसित होती गई, गुरु काल में कभी भी भाषा को पृथक नहीं देखा गया। गुरु ग्रंथ साहब में आप कह नहीं सकते कि कौन सी भाषा में लिखा गया। पंजाबी में तो बिल्कुल नहीं लिखा गया, क्योंकि उसमें सिर्फ 20%, 20% जो है वो पंजाबी होगी, बाकी संत भाषा, साधु भाषा। पंजाबी भाषा भी हम क्लेम करते हैं कि उसका जो ओरिजिन है ऋग्वेद से है, पहली है। और जो इस क्षेत्र में रहते हैं, जो इन भाषाओं का विकास उसमें से हुआ, वो सभी उसको ओरिजिन मानते हैं। नाथ योगियों की बाणी, पंजाबी साहित्य का इतिहास वहीं से शुरू होता है। बाबा फरीद की भी बात है। लेकिन किस समय पॉलिटिकली क्षेत्रवाद पैदा हुआ, राजनीतिक जो टुकड़े किए गए इस क्षेत्र के, उसने हमारी मानसिकता को, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया। इसलिए हम अपने अपने क्षेत्र में अपनी भाषाओं के लिए चिंतित होना शुरू हो गए। मध्यकाल में एक एग्जाम्पल है गुरुओं का, जिन बातों को उन्होंने भाषा में एकत्रित किया, जो भाषाएं भारतीय हैं और भारतीय भाव को, उस चेतना को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में शामिल किया। अगर हम उसको एक एग्जाम्पल मान के चलें तो किसी भी भाषा को कोई खतरा नहीं है, ना कभी हो सकता है। खतरा उसमें जब तक हम लिख क्या रहे हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। पंजाबी में अगर इस समय हम जिन भाषाओं की यहाँ बात कर रहे हैं, पंजाबी में बहुत कुछ लिखा जा रहा है। इतनी बुक्स पब्लिश हो रही हैं कि लगता है कि कोई ख़तरा ही नहीं है। और हिंदी की अगर पुस्तकें देखें तो मुझे लगता है कि कहीं लगेगा कि बराबर ही उसकी पब्लिकेशन हो रही है। लेकिन उसके पाठक कितने हैं? और जो पाठक हैं, अगर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेज के हैं तो मैं मानता हूँ कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने मर्जी हों, चाहे आप कॉलेज खोल लें, स्कूल खोल लें। लेकिन जो अभिव्यक्ति उसमें अगर हमारी क्षेत्र के इतिहास की, उसकी अस्मिता की, उसके जो पौराणिकता की, जो ग्रंथ उस समय उस काल में बड़े क्षेत्र में भी लिखे गए, अगर उनको हम अपने अगली पीढ़ी तक भी संभाल के रखना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं, उसकी रीडेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। हम इस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज भी मैं कई बार बोलता हूँ, पंजाबी में कोई नावल इतना अपने शुरू के टाइम से अब तक, डॉक्टर साहब ने अभी बात की थी नानक सिंह की, जो सबसे पॉपुलर जो है फिक्शन राइटर था और 100 से ज़्यादा वो नावल लिख चुके, लेकिन उनकी
कोई भी किताब अभी तक भी उतनी नहीं पढ़ी गई होगी जितनी एक दिन में जपजी साहब का पाठ हो जाता है और जितना एक दिन में गीता का पाठ होता है। ये छोटी बात नहीं है, वो साहित्य है। साहित्य में वही मूल्य हमें सिखाए जाते हैं जो आज के युग में हम आधुनिक साहित्य में समझाना चाहते हैं, लेकिन वो आधुनिक साहित्य में हम पेश कर देते हैं कि ये हमारे सामने स्थितियां हैं, संकट है। उसका जो समाधान है वो फिर हमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति, जिस मिट्टी से हम बने हैं उसी की कंटिन्यूटी में से आएगा। जो डॉक्टर साहब ने बात की थी कि एक ब्रेक मैकॉले ने जो दिया इतना सफल रहा कि आज तक हम उससे उभर नहीं पाए और सोच भी नहीं पाते कि कुछ बदल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी हो सकता है, सब कुछ बदल सकता है अगर हम अपने आप में क्षेत्रवाद से उठ के, भाषाएं विकसित होती हैं और कितनी ही भाषाएं अगर एक भाषा से निकलती हैं। किसी समय डोगरी पंजाबी का एक उपभाषा बोलते थे। एक राइटर थे चंदन नेगी, वो पंजाबी में काफ़ी देर लगा कि वो पंजाबी लिख रही हैं, लेकिन जब पब्लिकेशन की बात आई, शायद 20-25 साल पहले की बात, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये डोगरी है तो मैं इसको डोगरी में क्यों ना छपवाऊँ। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मेरे फादर के पास आई थी, कहते ये मैं पंजाबी में, कोई इसको छापने को तैयार नहीं, कह नहीं रहे कि ये पंजाबी है। तो डैडी ने उनको बोला कि आप इसको डोगरी है और जो इसका ईडियम है वो डोगर का है, तो आप उसी में छापिए। तो वो बहुत पॉपुलर हुई बुक। और उसी टाइम की है जब सचदेवा जी की बात कर रहे थे आप, तो एक और मेरा जो अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत इन भाषाओं से एक अनुभव रहा। मैं तकरीबन 20 साल ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ पढ़ता था, तो हमारे साथ के जितने बेंच थे, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, तमिल और मलयालम, ये लोग बैठा करते थे और हर एक के बाद एक बुलेटिन आता था और बुलेटिन के बीच में 2 घंटे का टाइम खूब बातें होती थी साहित्य के बारे में भी, क्योंकि वो लोग वही साहित्य से भी रिलेटेड थे और यहाँ की सारी एकेडमिक्स में भी वही काम करते थे। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि भाषा का कोई ऐसा प्रश्न आ सकता है कि एक दूसरे लोग भाषा के लिए लड़ें। बहुत जगह है, सभी भाषा में सुनने वाले, पढ़ने वाले बहुत लोग मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम उन्हें क्या दें, क्या पढ़ने को वो चाहते हैं और क्या पढ़ाना चाहिए और किसको पढ़ाना चाहिए और किसके लिए लिखा जाए। डोगरी अगर एक सीमित जगह में आज हमें लग रहा है, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र के जो ग्रंथ इतने पुराने उनको अगर रखा जाए डोगरी में भी, तो आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, उनको लगेगा कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। और इसी तरह पंजाब का था, पंजाब ने इसमें से काफ़ी जो है प्रोग्रेस किया। तो मुझे लगता है कि हिंदी परिवार नाम रखकर एक ऐसा मंच जो मुहैया कराया गया है जिसमें सभी भाषाओं को, और ख़ास तौर पर इस सत्र में जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पंजाब और उससे संबंधित एक जो पुराना क्षेत्र था जहाँ से गुरुओं ने शिक्षा ली, कश्मीर के क्षेत्र में, और नेचुरली वहाँ पर जो भाषा थी कश्मीरी में या संस्कृत, लेकिन वहाँ की भाषा रही और उस विकास से उनका नाता ज्ञान का था। तो वो ट्रेडिशन अगर एक दूसरे के साथ जुड़ के अगर उसको हम कंटिन्यू रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे मंच और ऐसी जो संस्था है, जो वैश्विक हिंदू परिवार का जो इनका एक प्रयास है, वो बहुत ही कारगर और सफल साबित होगा। इन शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। सत्र अपने अवसान की तरफ, सत्र अपने निष्कर्षों के साथ, अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ अपनी समाप्ति की तरफ मैं बुलाना चाहूँगी मैम जसविंदर जी को, जिन्होंने संयोजन किया इस
जो है हमारे आज के सत्र का। लेकिन आपकी 1 मिनट के लिए अध्यक्ष महोदय, मैं 1 मिनट के लिए आपकी अनुमति चाहूँगी। हमारे बीच में उपस्थित हैं वरिष्ठ राजभाषा विभाग के वरिष्ठ एक अधिकारी, हमारे बहुत ही विद्वान और प्रतिभा संपन्न हमारे डॉक्टर विजय मल्होत्रा जी 1 मिनट के लिए हमारे कार्यक्रम पर टिप्पणी देना चाहते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय का मुझे, क्योंकि अध्यक्षीय वक्तव्य के पश्चात जो है ये जो एक डेकोरम तो नहीं, लेकिन विजय जी की बहुत, उन्होंने मुझे रोक के कहा कि मैं टिप्पणी दूंगा, तो जो टिप्पणी है वो बहुत अच्छी होती है, प्रतिक्रिया हमें जो है वो बहुत प्रिय लगती है। विजय जी सर आ जाइए। बस 1 मिनट क्यों, आधा ही मिनट। मुझे इस बात की विडंबना लगती है, इतने सशक्त मंच से भी इस तथ्य को रेखांकित नहीं किया गया कि जम्मू कश्मीर में पहले उर्दू राजभाषा थी। उर्दू बिल्कुल ठीक, बाद में मैंने कहा ना, नहीं, आपने कहा कि डोगरी थी, उसके बाद उनके पुत्र जब आए। हाँ, वो तो आपने बड़ा अच्छा बहुत संकेत किया। नहीं, मैं उस रूप में तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात धूमिल हो जाती है कि उर्दू को राजभाषा बनाया गया, जबकि लोग कश्मीरी बोल रहे हैं, लोग डोगरी बोल रहे हैं, और यही कारण है कि लोगों की भाषा राज्य की भाषा नहीं बनी। दूसरी बात जो मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ एक तरह से, ये आपको एक तरह से इस सरकार के प्रति आभार होना चाहिए। इस समय डोगरी, कश्मीरी, उर्दू और हिंदी सभी राजभाषाएं हैं जम्मू कश्मीर की। बस ये तथ्य। जी धन्यवाद सर। कल से बहुत सारी भाषाओं पर बात चल रही है भारतीय भाषा सम्मेलन के अंतर्गत, और आज ये सत्र पंजाबी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी भाषाओं को लेकर था, और उनके विद्वान जो है हमारे यहाँ उपस्थित हैं, हमारे इस सत्र की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिसमें पंजाबी विभाग दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रविंदर सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्र की अध्यक्षता की। उसके साथ डॉक्टर मोहन, पद्मश्री डॉक्टर मोहन सिंह जी जो डोगरी भाषा से आए और हमारे सत्र में शामिल हुए, उन्होंने डोगरी के पुराने समय से लेकर बात की कि हम भी जो है सर नाथ जोगियों का जो है हमारे पंजाबी में करते हैं, पढ़ते आए हम, तो उसमें भी आपने जो है हमारी और भी ज्ञान हमारा बढ़ाया। तो डोगरी को लेकर ही हमारे पास आशा भंडारी जी थी, और उन्होंने भी बहुत कई सुझाव जो हैं उसमें दिए डोगरी भाषा को लेकर कि भाषा को कैसे स्थापित किया जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर से डॉक्टर मुक्ति शर्मा जी, जिन्होंने कश्मीरी भाषा की बात की, उन्होंने हब्बा खातून की बात की, ललदाइन बहुत बड़ी आपकी शायरा हुई हैं कश्मीरी भाषा में, तो पंजाबी साहित्य में मैंने बात की। तो मुझे ये लगता है कि ये सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी भी हुई हैं। हालांकि उर्दू में हमारे पास डॉक्टर शम्स इकबाल से, और उन्होंने बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से जो है उर्दू भाषा पर बात की। उन्हें जल्दी जाना था, वो चले गए, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण नुक्ते जो हैं अपने 5 मिनट के भाषण में देख कर गए। तो लगता है सुनते वक्त कि ये सारी भाषाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई एक परिवार की हैं। तो एक परिवार में जैसे 4 भाई बहन इकट्ठे रह लेते हैं और अपनी अपनी अलग राह निकाल लेते हैं, उसी तरह भाषाओं ने निकाल ली हैं, लेकिन हम हैं एक ही परिवार के। और इस तरह के आयोजन सम्मेलनों में हमें मौका मिलता है कि हम दूसरी भाषाओं के विद्वानों को जान सकें और उनसे कुछ न कुछ सीख सकें। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो अपने सारे विद्वान जनों का धन्यवाद करते हुए आप सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। जो किरण जी ने बहुत अच्छे से संचालन किया, और ये पिछले कितने दिनों से अमृतसर से ही जो है इसमें फ़ोन पे लगी हैं, सभी से कांटेक्ट किया है। इवन इनकी फ़्लाइट, हाँ, इनकी फ़्लाइट भी मिस हो गई, तब भी ये जो है यहाँ तक पहुँची। तो किरण जी बहुत बहुत धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। ओके, एक फ़ोटो।
ओके, थैंक यू। नहीं, फिर आप नहीं करिए, अब मैं मंगाता हूँ देने के लिए। ऐसा क्यों कैसे करेंगे? अरे कोई लड़का है क्या देखना? कोई लड़का है तो विजय काका जी को हमारे क्लब में ही है। हमारे घनिष्ठ मित्र हैं विजय भाटिया जी। विजय भाटिया जी। विजय काका जी हमारे पुराने मित्र हैं। And he's our club poet. Whenever he comes, we. आपके नवीन जी 3 किट मेरे से नाम से शो करी थी, नीचे भेज दीजिए, लड़की को दे दो, लड़की आ रही है। आइए सर, साथ में आइए सर, साथ में क्लोज। यस, look here. एक मिनट रुकिए, एक मिनट। There are many heads as a AG in our club, but he is as a Kohinoor. ओह, मैं शायद सर से मैं मिला हूँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी भी आपके साथ हैं? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो है वो उसमें है सिविल लाइंस या यूनिवर्सिटी में है ना ब्रिजमोहन जी? और नीरज रहजादा ये उधर है दिल्ली रोहिणी। अच्छा, और बहुत सारे क्लब हैं। बहुत मैं जानता हूँ। So he is doing exceptionally well वेरी गुड। and broken all the barriers of in social platforms for the contributions. कर रहा था, पीछे बैठा हुआ था, मैं सुन रहा था। बस कविता सुनिएगा यहाँ पर आज। आइए मैम, क्लोज, मैम क्लोज। यस, कवि सम्मेलन की तो इच्छा है, कह रहे आज भी कवि सम्मेलन है। ओके। हमारे साढ़े छह शुरू हो बहुत जाएगा। अच्छे कवि हैं। साढ़े छह शुरू होने वाले हैं। हाँ, मैं तो बता रहा हूँ। मैम बीच आगे आइए। नहीं आप दीजिए एक पिक्चर क्लिक करिए, एक पिक्चर क्लिक करिए प्लीज। एक एक बैकग्राउंड इसको थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत जल्दी आप सबका नंबर है ना आपके पास? Very soon we are getting you as a guest of our office. So grateful, sir. ये यश यश इसे कीजिए। मैं खड़ा हूँ। नहीं, हाँ बताओ। ऐसे दे दिए हाथ में। ये सब आप नीचे क्यों गए? एज ए स्पाउस पीछे आई मैडम आइए। आ जाओ, कमाल हो गई। आइए मैम प्लीज। हमारा ग्रेट रोटरी क्लब है मैडम। मैडम हमारा ग्रेट रोटरी क्लब है, आप आए वहाँ से आए हैं। ये हमारा नाम ये दीजिए, हमने एक से लिया बैग। आइए, आपको मिला बैग? नहीं, मैंने तो रजिस्ट्रेशन में ले लिया था। मिला है? रजिस्ट्रेशन में ले लिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन सर का कि हमें एक बार मिला, हमने सबसे मिलने का मौका मिला और सबने मुझे हमारे एक रिक्वेस्ट पे सब लोगों ने जो है सर के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे रोटरी से डिग्निटरीज आए हुए हैं और सबने जो डायरेक्टर साहब ने खुद इन पर्सन फोन करके सबको बुलाया, तो सबसे धन्यवाद आपका। थैंक यू।